हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। टुडे वी विल लर्न द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज आर्टिकल पार्ट ऑफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली जो है द हिंदू एडिटोरियल और जो है न्यूज एनालिसिस का पार्ट देखते हैं। तो आज यहाँ पर जो 4 मई का दिन है, वहाँ पर ये देखिए कर्नाटका में जो है ये एक बड़ा वाला जो आर्टिकल है, आज काफ़ी के आर्टिकल आए हैं। ये जो बड़ा वाला आर्टिकल है, द कर्नाटका अलेस्कन आइडियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये हवा की वजह से जो उड़ रहा है, द कर्नाटका इलेक्शन। तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का कोई भी वर्क नहीं है। ये आर्टिकल पॉलिटिकल इशूज़ के लिए लिखा गया है। इस आर्टिकल से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और ये जो आर्टिकल है एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट को लेकर के, ये आर्टिकल अमेरिकी एक पत्रिका है, वो अमेरिकी पत्रिका जो है भारत के अंदर जो धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर पूरा का पूरा ये आर्टिकल फोकस है। और इसमें अमेरिकी पत्रिका के द्वारा केवल और केवल भारत की बुराइयों का उल्लेख किया गया है। इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, आखिर क्यों इतनी बुराई की गई है। ये जो आर्टिकल है फॉरेन कंक्लूजन को लेकर के, ये उज्बेकिस्तान में नई नई गवर्नमेंट बनी है, वहाँ पर उस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसका नेचर कैसा है, वो है। ये अभी जो हाल ही में सूडान में जो भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके रिलेशन में है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो घटनाएं हैं केवल और केवल उन घटनाओं का उल्लेख करते हुए ये सजेशन दिया गया है कि आगामी हम लोग कैसे वर्क करें, कैसे तैयार रहें। ये जो आर्टिकल है ये बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, इसको हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस करते हुए देखेंगे। और ये जो आर्टिकल है, अभी पिछले 2 दिन पहले इसका न्यूज आया था कि भारत जो है रसिया से तेल आयात करके यूरोपियन देशों को बेचता है। उसका पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस किया गया है इसमें, और वही सारी बातें इसमें लिखी गई है। तो अब फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने आर्टिकल पर चलते हैं। ये जो आर्टिकल है प्रेजेंट इम्परफेक्ट को लेकर के, वो कह क्या रहा है, आखिर उसमें जो बात कही जा रही है वो क्या बात है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बात कही जा रही है वो ये है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट अमेरिका की एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर होती है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है अमेरिका कमीशन की रिपोर्ट है, वो हर देशों में धार्मिक के ऊपर अपना आर्टिकल लिखता है। और उसने हाल ही में जो पिछले 4 साल हैं, वो पिछले 4 सालों में भारत के अंदर जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो उसने हाल ही में जो रिपोर्ट अपनी प्रकाशित की, उसमें इंडिया के रिलीजियन कंडीशन को लेकर के बहुत बुराई की, बहुत उसकी आलोचना की। और उस आलोचना पर जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो उस आलोचना पर, उस रिपोर्ट पर कह रही है कि यह पक्षपात है, किसी से प्रेरित है, बायस्ड मोटिवेटेड है। तो यही सब बातें की गई हैं। आइए हम लोग देखते हैं। अब वो रिपोर्ट जो है वो सोमवार को प्रकाशित हुई, और उसमें जो रिपोर्ट की गई है, भारत को जो उस रिपोर्ट में बात की गई है, भारत को एक चिंता का देश बताया गया है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कॉन्कर्न। जो देश है वह एक चिंता का देश है, और चिंता का देश भारत को बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि वहाँ भारत में जो धार्मिक कंडीशंस हैं, रिलीजियंस फ्रीडम्स है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। इस आधार पर भारत को एक विशेष चिंता का देश बताया गया है। और इस रिपोर्ट में जो इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट को बताया गया है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है धार्मिक भेदभाव की नीतियों को लागू करती है। और उन्होंने जो नियमों को लेकर के बताया, जिन नियमों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि इंडियन गवर्नमेंट धार्मिक भेदभाव के नियमों का पालन करती है, उसको प्रोत्साहित करती है, उसको जो है लागू करती है उन नियमों को, उसमें अंतर्विश्वास संबंध था, और हिजाब को पहनने को लेकर के था, गौवध को लेकर के था। और यही, और उसी के साथ साथ CAA और NRC का जो कानून था उस पर, इन सब बातों पर जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता की जो अमेरिका की रिपोर्ट है, उसने भारत को कहा कि भारत की सरकार स्वयं से उन पॉलिसी को लागू करती है जो डिस्क्रिमिनेटरी करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज होती है फ्रीडम रिलीजियस की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये भी लागू किया उस पत्रिका ने कि इसमें जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, दलित है, आदिवासी है, उनके जो लोग हैं, उनकी जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो कम्युनिटी है, वो भी इसमें शामिल है। उनके ऊपर भी
आरोप लगाया गया है भारत सरकार के प्रत्यक्ष में कि उनके ऊपर भी भारत सरकार की भेदभाव की नीति लागू की जाती है भारत सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद ये सब कहते हैं कि द जो रिपोर्ट है वो उन नियमों को सूचित करती है, वो उन नियमों, उन जो वायलेशंस का रूल्स होता है, जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो वायलेंस की जाती है, जो उनकी आवाज़ दबाया जाता है, जो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन सब को भी उल्लेखित किया गया है, उन सब को भी नॉमिनेट किया गया है इस पत्रिका में। और ये भी बताया गया है कि जो एनजीओ के थ्रू इनको जो सपोर्ट मिलता है, जो एनजीओ के थ्रू जो देश में विदेशी धन आता है उसको टारगेट किया जा रहा है, उसकी निगरानी की जा रही है और उसके द्वारा जो प्रॉपर्टी बनाई गई है उसको नष्ट की जा रही है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने सारा जो सरकमटेंसेंस होता है, जो एनजीओ की जो कार्यवाही पूरे भारत में हो रही है, उस पर आरोप लगाया है कि एनजीओ की कार्यवाही को भारत सरकार बहुत निगरानी कर रही है, उसके द्वारा जो कुछ भी अचीव किया जाता है उसको भारत सरकार नष्ट कर रही है, और उसके द्वारा जो दान दिया जाता है जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, उनकी जो हेल्प की जाती है उसको भारत सरकार रोक रही है। और इस पर जो है वो रिपोर्ट यूएस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रही है कि यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भारत के ऊपर सीपीसी यानी कि जो भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा रहा है, और जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, जो आधिकारिक एजेंसियां हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई यूएस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जा रही है। और यह जो पत्रिका थी ये जो है 2005 में सैंक्शन आरोपित की थी, और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वीज़ा को लेकर के वहाँ पर सैंक्शन लगवाई थी, मांग की थी सैंक्शन, जो 2002 का दंगा हुआ था गुजरात में, वहाँ पर यही पत्रिका USCIRF थी, उसने रिकमेंडेशन किया था यूएस गवर्नमेंट से कि मोदी को अमेरिका का वीज़ा न दिया जाए, उनको अमेरिका में नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आना देना चाहिए। तो इसको लागू किया गया था। लेकिन इस समय जो वर्तमान यूएस की गवर्नमेंट है वो भारत सरकार के इस वक्तव्य को पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, उस पर न तो सैंक्शन लगा रही है, न तो कोई उचित कार्रवाई कर रही है। तो इतना पूरी जो भारत की बुराई थी उस पत्रिका ने अपना जो 4 सालों से उड़ेल रहा था वो पूरा का पूरा निकाल करके रख दिया। और फिर इसके बाद जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी, उन्होंने ये जो USCIRF की पत्रिका है इसको पूरी की पूरी तरह कहा है कि इस पत्रिका से जितना हो सके उतना दूरी रखें। और भारत के विषय में सबसे पहली बात कि इस पत्रिका को भारत के विषय में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए। भारत को समझने के लिए इसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए। ये जो गलत सलत आरोप लगा रही हैं इससे लोगों को दूर रखना चाहिए, और इसका जो है ये भारत के विषय में बेहतरीन ढंग की समझ रखनी चाहिए। द गवर्नमेंट ईस्टर्न रिएक्शन, गवर्नमेंट का जो भारत सरकार का जो आलोचना करने का तरीका बहुत तीव्र है, और ऐसा जाहिर है ऐसा होगा भी और होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से, 2 दशकों से जो है ये पत्रिका बहुत बहुत आलोचना करती है इंडियन के जो इंटरनल रिलीजियस फ्रीडम है, जो आंतरिक धार्मिक स्वतंत्रता है, जो कम्युनिटी के खिलाफ की जाती है, उसकी आलोचना बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये पत्रिका कर रही है, और यह भारत को एक तरीके से टारगेट करती है ये पत्रिका। तो उस पर विदेश मंत्री ने कहा कि जो यह पत्रिका USCIRF की जो पत्रिका का जो रूल्स है, पहली चीज़ कि वो गैर समावेशी है, और यह तथ्य है कि वह अमेरिका के अंदर, मतलब अपने देश के अंदर तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख ही नहीं करती, उस पर मेंशन ही नहीं करती, और दूसरे देश की धार्मिक स्वतंत्रता की जो उल्लेख भी करती है तो बहुत ही बेहतरीन ढंग की बुराई करती है, क्रिटिसाइज करती है, और यह दोहरा मापदंड मापने का सुझाव देती है। तो ये तो सर्वथा अनुचित है, अपरिहार्य है। इसके अलावा जो वहाँ पर इंडिया की जो आवश्यकता है, अब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो बनाए रखी है वो इस पत्रिका पर ध्यान नहीं दे रही है, वह केवल और केवल डेलिबरेट करेगी
यूएस गवर्नमेंट को लेकर के, इस पर वाद विवाद को लेकर के, इस पर जो चर्चा होगी यूएस गवर्नमेंट के साथ होगी, ना कि जो है इस पत्रिका के आधार पर। और ये पत्रिका, इस पत्रिका की बातों को कोई ध्यान नहीं देगा। इस पत्रिका का जो बोलबाला है भारत में, उस पर कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी, उससे लोग दूर रहेंगे। हम केवल और केवल यूएस गवर्नमेंट से डेलिब्रेट करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनसे हमारी जो वार्तालाप होगी उसके लिए न्यू दिल्ली पब्लिक रिस्पांस है, उसके लिए न्यू दिल्ली खड़ी है, इस पत्रिका के आधार पर नहीं। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ तक तो बात थी विदेश मंत्री और इनके गवर्नमेंट की। फिर इसके बाद आती है बात कि भारत को अगर ये पत्रिका कह रही है, जैसा कि डिटेल दिया गया है, पॉइंट जो उठाया गया है इस पत्रिका के द्वारा, लेकिन अगर इसके बावजूद भी भारत को थोड़ा सा अपना इंटरनल बैकग्राउंड का जो रिकॉर्ड है, और वो कौन सा रिकॉर्ड है, सेकुलरिज्म का रिकॉर्ड है, मतलब जो संप्रभुता है, सेकुलरिटी सहिष्णुता का, इनक्लेसिव यानी समावेशी का, और जो बहुलवादी लोकतंत्र है उसका, इन सब को रिकॉर्ड को जो है डैमेज नहीं करना चाहिए, उसको पुनः रिपेयर करना चाहिए। और इसका जो बेहतरीन भारत का रिकॉर्ड रहा है बहुलवादी लोकतंत्र का, सहिष्णुता का, वो सब जो है समावेशी का, उस अपने रिकॉर्ड को बेहतरीन ढंग से फॉलो किया जाना चाहिए। इसके बाद ये जो ये आथर कहते हैं कि भारत को जो अपना इंटरनल डायरेक्शन है, जो अपना जो इंटरनल रिलीजियस फ्रीडम है, इंटरनल ह्यूमन राइट्स है, इन सब बातों को भी रिव्यू में लेना चाहिए, इन सब की बातों का भी एक उचित डायरेक्शंस में आना चाहिए, और भारत इसमें उचित डायरेक्शंस में आगे बढ़ रहा है और उचित डायरेक्शंस में आगे बढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद कि ये आथर कहते हैं कि भले ही जो है ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि वो कोई भी सर्वे हो तो उसमें टॉप स्कोर पर आए, सर्वे की बात अलग है, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो वो सर्वे में टॉप स्कोर पर नहीं आ सकती है, और गवर्नमेंट को अब किसी भी सर्वे में टॉप स्कोर आने के बजाय अपने जो आंतरिक मुद्दे हैं, जस्टिस है, इक्वलिटी है, सिक्योरिटी है, सिटीजन की घर वापसी का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पर रन करना चाहिए। इन सब मुद्दों को जो है अपना रिकॉर्ड, जो बेहतरीन जो ग्लोरियस रिकॉर्ड है, जो आकर्षण रिकॉर्ड है, इन सब मुद्दों को रखना चाहिए। तो ये पूरा जो आर्टिकल था उस एक तरफा था। एक तरफा का मतलब कि अमेरिका जो है, अमेरिका की जो ये धार्मिक स्वतंत्रता की पत्रिका होती है, वह भारत में माइनॉरिटीज़, एनजीओज़ और तरह तरह से जो बातें हैं, जो भारत के अंतर्गत सीएए और एनआरसी का मुद्दा है, उसको उठा करके भारत की बुराई कर रहा है। फिर उस पर इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि ऐसा नहीं है, हमको इस पत्रिका से दूर रखना चाहिए, भारत की जनता को इस पत्रिका के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, उससे दूरी बना के रखना चाहिए। इस पत्रिका के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि इसको भारत के विषय में थोड़ा अपनी समझ डेवलप करनी चाहिए, उस पर तीखी आलोचना भारत सरकार के द्वारा की गई, विदेश मंत्री जी के द्वारा। और इसके बाद जो मेन पॉइंट है, अगर ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं तो आथर कहते हैं कि करना क्या चाहिए भारत को। जो भारत की सहिष्णुता की नीति है, समावेशी की नीति है, बहुलवादी लोकतंत्र है, जस्टिस है, न्याय को लेकर के, समानता को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, उनके सिटीजन को घर वापसी को लेकर के, ये और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, ये गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ है अपने रिकॉर्ड को बेहतरीन करे, इस पर थोड़ा सा रिव्यू करे, और इस पर अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उसको दूर करने का प्रयास करे। मेन जो इसका सार था वो था। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। अब हम आते हैं ये दूसरे आर्टिकल पर कि दूसरा आर्टिकल क्या कहता है। ये देखिए, फॉरेन कंक्लूजन की बात की जा रही है, फॉरेन कंक्लूजन में क्या होगा क्या नहीं। ये देखिए यहाँ पर जो दूसरा आर्टिकल है उसकी बात की जा रही है। हुआ क्या फ्रेंड्स कि ये उज्बेकिस्तान में जो है एक वहाँ पर जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में जो रूलिंग कर रही है उज्बेकिस्तान में, वहाँ पर ये जो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शेवकात मिर्ज़ियोयेव, ये जो है 90% वोटरों से जीत गए हैं। 90% वोट जो है इनके पक्ष में है। और संडे के दिन जो जनमत संग्रह हुआ था संविधान को लिखने को लेकर के, संविधान को पुनः लिखने की बात उज्बेकिस्तान में की जा रही है कि वहाँ पर हो क्या रहा है कि उज्बेकिस्तान में जो मुद्दा है उस पर जनमत संग्रह कराया गया संडे के दिन। और जनमत संग्रह जो कराया गया है वो संविधान को रीराइट करने को लेकर के है कि संविधान को दोबारा लिखा जाए, जिसमें
एक 65 साल के वृद्ध नेता ने दावा किया है कि जो गवर्नमेंट है वो केवल सुशासन को इम्प्रूव नहीं कर रही है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जीने की गुणवत्ता हो रही है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, और पहले जैसी सोवियत रिपब्लिक में था वैसा हो रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो और भी रूल्स हैं उसका भी विस्तार हो रहा है। फिर इसके बाद जो मिर्जी ये वो हैं, वो जो है पहले लॉयल प्राइम मिनिस्टर थे, डिक्टेटर थे इस्लाम कारिमों के। उन्होंने धीरे धीरे अपने कंट्री को जो है सोशली रूप से इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में लेकर के आए। जब से उन 2016 के बाद से जब वो प्रेसिडेंट बने हैं, उनके बाद की जब डेथ हुई थी, तो इसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने धीरे धीरे अपने कंट्री को सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में लेकर के आए, अपने देश को खोला। और इसके बाद वहाँ पर जो लेबर के साथ जो परेशानी होती है उसको जो है हटाया, फिर रिलीज़ किया। कई सारे राजनीतिक जो कैदी थे उनको रिलीज़ किया, मुक्त किया। फिर इसके बाद मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे उसको रिलैक्स किया। फिर इसके बाद वुमेन्स राइट को जो है प्रमोट किया। और यही, और इसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी को जो है बहुत ही बेहतरीन एक बोल्डली तरीके से देश में लागू किया। और वो पॉलिसी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के और ट्रांसफार्मिंग को लेकर के। जो इकोनॉमी का जो दायरा होता है मध्य एशिया में, वो उज्बेकिस्तान एक बढ़ती हुई ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में जाना जाए, ये पॉलिसी लेकर के आए। और ये पॉलिसी उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और तमाम जो आंतरिक सेंक्शंस होते हैं उसको हटाते हुए लेकर के आए। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस समय मिर्ज़ियोयेव जी हैं वो जो है जो 90% वोटरों के साथ जीत करके आए हैं, वो जो है इकोनॉमी को अपने मध्य एशिया की जो मध्य एशिया में एक ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में लेकर के आना चाहते हैं सोवियत ये क्या कहते हैं उज्बेकिस्तान को। और उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, वहाँ पर वुमेन राइट्स की बात की, वहाँ पर जो राजनीतिक बंदी थे उनको छोड़ने की बात की, मीडिया के ऊपर जो सेंसर लगाया गया था वो जो है बहुत ही उसको हटा दिया गया। तो ये एक अच्छा बात हो सकता है, न्यू करेक्टर्स हो सकता है, इसको स्वागत किया जाना चाहिए कि उज्बेकिस्तान में जो है संप्रभुता और लोकतंत्र, वैधानिक सामाजिक सहिष्णुता, ये सब जो है नई मीडिया संहिता और घरेलू रूप से जो हिंसा होती है, जो अपराध होता है उसको हटाने की जो बात है, ये सब अगर बातें आ रही हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। और इन्होंने जो है गारंटी किया, जो वहाँ के जेल नियम से जेल अधिकारों को लेकर के बात की गई, फिर सोशल प्रोटेक्शंस को लेकर के बात की गई, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के बात की गई। फिर कम आय में जो है उनके घरों को मेकिंग करने की, जो वहाँ पर घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हायर इनकम की ज़रूरत होती है, तो कम पैसे में घर कैसे बनाया जाए उसको लेकर के बात की गई। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ये उज्बेकिस्तान के नए नए प्राइम मिनिस्टर हुए हैं अभी जो शौकत जी, ये जो है सोशल वेलफेयर की पूरी बात कर रहे हैं, सोशल प्रोटेक्शंस की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को कम करने की बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, ग्रोइंग इकॉनमी की बात कर रहे हैं, और जो है वुमेन वेलफेयर से बात कर रहे हैं, सोवरेन संप्रभुता की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं, सोशल एंड सेकुलरिज्म को लेकर के बात कर रहे हैं। मतलब हर एंगल से अपने देश को बढ़ाने को लेकर के ये बात कर रहे हैं। फिर यहाँ जो मेन मुद्दा है जिसके विषय में आर्टिकल आया है वो क्या कह रहा है कि बट इट वुड आल्सो रिसेट द प्राइम मिनिस्टर टर्म्स जीरो। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का टर्म था वो फिर से जीरो से शुरू हुआ है। और एलांग और ये जो दो इलेक्शंस में इन्होंने कंटेस्ट किया नए संविधान को लेकर के, कि जो नया संविधान अब आएगा उसमें प्रेसिडेंटल का जो टर्म होता है अब 5 साल से 7 साल करने की बात कही गई है। अब यहीं पर मेन मुद्दा है, आपको समझना है कि जो पहले जो यहाँ का संविधान था वो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 5 साल का था। अब ये जब नया संविधान लेकर के आ रहे हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है, जो शासन करने की अवधि है, उसको 5 साल से लेकर के 7 साल कर रहे हैं। तो मिर्जाओं का जो ये करंट में जो सर्व कर रहे हैं 5 साल का, ये ख़त्म होगा 2026 में। शौकत जी जो अभी शासन कर रहे हैं ये 2026 में इनका शासन पीरियड ख़त्म होगा। और अगर और 7 साल के टर्म को इसमें जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो 2040 तक जो है शासन सत्ता में बने रहेंगे। और वहाँ जो उनका टर्न है 82 हो जाएगा, कहने का मतलब वो 82 साल के हो जाएंगे। तो
ये पहला पॉइंट निकल कर के है कि यहाँ पर जो संविधान को रीराइट करने की बात की गई है वो प्रेसिडेंट के टर्म को बढ़ाने की बात कही गई है 5 साल से 7 साल में। ये करंट का आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा कि कौन से देश में प्रेसिडेंट के टर्म को 5 साल से बढ़ा करके 7 साल करने की बात कही गई है, तो वो उज्बेकिस्तान है। तो फिर यहाँ पर ये आते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया है, पूरी तरीके से बताया गया है कि वो कैसे जो है वोटिंग प्रोसेस को अरेंजमेंट करे एक बेहतरीन ढंग से, बिना डर के और भय के, एक जैसे कि भारत में होता है कि फ्री एंड फेयर तरीके से वोटिंग हो। वोटरों के घर जा कर के उनको बताया जाए, स्पीक दिया जाए कि आपको वोट देना है। फिर इसके बाद जैसा कि ये फिर कह रहे हैं कि जैसा कि सभी को इसके रिजल्ट के बारे में पता है कि कोई भी इस समय शासन सत्ता के अगेंस्ट नहीं है, उन प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट नहीं है। जबकि जो वहाँ पर बड़ी मीडिया है, बड़े जो संसद हैं, जो दो पार्ट हैं, वो इनसे इलिस्ट हैं, इनके साथ गठबंधन में है। सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं और प्रेस फ्रीडम जो प्रेस की स्वतंत्रता के सलाहकार हैं, वे पहले प्रेशर में थे और प्रेशर के बाद वे इस रिफॉर्म के विरुद्ध जा नहीं सकेंगे कि वे ऑलरेडी दबाव में है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये जो 5 साल से 7 साल के पीरियड की बात की जा रही है, अगर उसका कोई विरोध करना चाहे तो वो विरोध नहीं कर पाएगा। क्यों? और विरोध कौन करेगा? सोशल मीडिया एक्टिविस्ट करेंगे, प्रेस फ्रीडम एडवोकेट्स करेंगे, और वो दोनों दबाव में हैं। और पहली चीज़ की जो और पार्टीज़ हैं वो इनके साथ गठबंधन में है, तो विरोध करेगा कौन? तो कोई करेगा नहीं। फिर इसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी का जो संगठन है और कॉपरेशन है यूरोप में, उन्होंने इलेक्शंस ऑब्जर्वर्स के लिए भेजा है। वहाँ पर जो इलेक्शंस अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको भेजा गया है कि वोटिंग का जो प्रोसेस है वो वो सत्य तरीके से लागू किया जाए और वहाँ पर जो है ऑब्जर्वर किया जाए, जो वोट डाला जाता है वो फेयर और फेयरनेस तरीके से वहाँ पर वोट पड़े। फिर मिर्जी वेव जी जो है वो कहते हैं अपने जो इनके पूर्वज जो थे, मतलब इनके पूर्वज जो शासन में थे, इनसे पहले जो शासन में थे वे तानाशाही थे, और ये मिर्जी योव जी तानाशाही से हट करके एक लोकतांत्रिक रूप में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिर्जी वेव जी सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं, और ये इनको यही नहीं करना चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ इनको पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहिए। और पॉलिटिकल रिफॉर्म कैसे करना चाहिए कि आपके अगेंस्ट अगर कोई जा रहा है तो उस पर जो है प्रेशर नहीं डालना चाहिए। पॉलिटिकल पावर्स आर नॉट थ्रेटन, जो पॉलिटिकल पावर्स है आपका वो भय नहीं होना चाहिए जनता के लिए और अदर पार्टियों के लिए, उसमें भय नहीं होना चाहिए। और ये अधिक नहीं है, इससे भी ज़्यादा आपको जो लॉन्च करना है पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेकर के करना है। और अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उनको जो है सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल फ्रेंड था फॉरेन कंक्लूजन को लेकर के। इसमें मेनली जो आपको लिखना है वो ये है कि आप रिफॉर्म की बात कर रहे हो, सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हो, वुमेन राइट की बात कर रहे हो, इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहे हो, ये सब अच्छी है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो 5 से 7 साल के आपके टर्मिनोलॉजी को बढ़ाने को लेकर के है, अगर उसका कोई विरोध करता है तो उस पर दबाव है और वो दबाव के चलते विरोध नहीं कर पा रहा है। इसके बाद आप वोटिंग की बात करते हो, वोटिंग भी सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ये होना चाहिए कि विपक्षी पार्टी आपका जैसे लोकतंत्र में होता है कि विपक्ष हो हल्ला करता है, दबाव डालता है, आलोचना करता है, विपक्ष को कोई भय नहीं रहता लोकतंत्र में और वो खुल करके आलोचना करता है। तो ये आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है अगर आप उज्बेकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की नींव रख रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी रख रहे हो और अपने पूर्वजों से अलग हो। अपने पूर्वजों का मतलब कि अपना जो पहले का शासन था, तानाशाही का शासन था, उससे अगर आप अलग करना चाहते हो तो ये आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के रूप में करना होगा। तब जा करके उज्बेकिस्तान में एक वास्तविक लोकतंत्र की जो स्थापना होगी वो स्टेबलाइज हो सकेगी कि विपक्षी पार्टियां बिना डरे बिना उनके विपक्षी पार्टियों के अंदर सरकार का कोई भी भय या दबाव नहीं होना चाहिए, वो इन दोनों से मुक्त हो। तो फ्रेंड्स ये था आपका फॉरेन कंक्लूजन का आर्टिकल। उसमें आपको जो 100 शब्द में लिखना है मैटर। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, लिखने का जो तरीका है आपका वो 100 से 200 शब्द में होता है, और जो 100 से 200 शब्द के बाद जो आर्टिकल्स आते हैं वो 2000 से 2500 शब्द के बीच में होते हैं। 1500 से 2000 के बीच में एक आर्टिकल्स होता है, उसमें आपको 200 शब्द निकालना होता है। अगर इस पे फॉरेन आईआर पे क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि जो उज्बेकिस्तान में अभी नई नई सत्ता आई है,
ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन बनेगा कि उज्बेकिस्तान की नई सत्ता में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म किए गए हैं वो कहाँ तक प्रासंगिक हैं, कि उनके टेक्नोलॉजी को 5 साल से 7 साल बढ़ा करके किया जा रहा है। यही सब बातें की गई हैं और इसमें से आपको पॉइंट्स निकालना होता है। आर्टिकल का मतलब ये होता है कि आप उसमें से पॉइंट, कौन से पॉइंट, अभी इतना बड़ा आर्टिकल्स है, जितना मैंने समझाया लगभग 1000 से 1500 वर्ड के बीच में होगा, तो उतना आप उतना नहीं लिख सकते। 250 शब्द को आपको लिखना होता है लॉन्ग आंसर में। तो आप कैसे उन शब्दों को चूज करोगे, यही शब्द होते हैं जहाँ पर आपका कंक्लूजन दिया रहता है और उसमें जो रिफॉर्म की बात की जाती है वही आपको लिखना रहता है। अब एक आया है ये आर्टिकल, वेलर एंड प्रिस्टाइज द वर्ड ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस। ये पूरे जो है देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कर रहे हैं कि द इवेक्यूशन ऑफ 121 इंडियंस, अभी जो 121 भारतीयों को निकाला गया वादी सीडानिया से, नॉर्थ में है जो खार्तूम के सूडान में, द डेड ऑफ नाइट, जो रात में उसका ऑपरेशन किया गया और उसमें जो यूज किया गया इंडियन एयरफोर्स का C-130J सुपर हरकुलस विमान को यूज किया गया था, जिसकी चारों तरफ प्रशंसा की गई कि ये जो ऑपरेशन है और 27-28 अप्रैल को वो जा कर के ख़त्म हुआ और कुछ दिन बाद ये C-130J को भुला दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कभी जो सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए बात की गई, रात में उनका ऑपरेशन किया गया, उसमें C-130J सुपर हरकुलस विमान का बहुत बड़ा योगदान था और उसकी चारों तरफ प्रशंसा की गई। उसको कुछ दिन बाद भुला भी दिया जाएगा, लेकिन हमको करने की क्या ज़रूरत है, मेन यहाँ पर आपको अपना माइंड ले जाना है। वन आल्सो नीड्स, हमको एक और आवश्यकता करने की है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान है जो भारी लिफ्ट करता है, एयरक्राफ्ट है, उसको क्यों नहीं लगाया गया? उसको भी साथ में लेना चाहिए था, उसको भी जो है एक्नॉलेज में करने की ज़रूरत है, उसकी भी आवश्यकता है। इसके बाद जो है ये वही बात कर रहे हैं कि वादी सिडानिया जो मिशन है वो विल बी सून फॉरगेटन, बहुत जल्दी भुला दिया जाएगा। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ कंधार, कंधार में जो ऐसे 24 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ था 1999, उसमें जो एयरलाइंस फ्लाइट्स IC-814 हाईजेक किया गया था। हालांकि ये जो हाईजेक प्लेन था वो 31 दिसंबर 1999 को खूंखार आतंकवादियों के द्वारा छोड़ दिया गया था। फिर इसके बाद यही ये बात करते हैं युगांडा में इंटेबे की जो जुलाई 1976 में की गई थी इजरायली कमांडो के द्वारा। फिर इसके बाद अफ़गानिस्तान में 130J की बात करते हैं इन्वेंट्री का, जब अभी 2020 में हुआ था भारतीय राजदूत से निकालने के लिए वहाँ पर बात की जा रही थी। तो और दूसरा मिशन इनका जो था 20 दिसंबर 2021 को काबुल में था, जो हाईली रिस्क था यूनाइटेड स्टेट में। फिर इसके बाद ये यही बात करते, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि इस जो आर्टिकल है वो आपको केवल इतना सजेशन दे रहा है कि हमको जो नाइट विजन का ऑपरेशन होता है, वो नाइट विजन का ऑपरेशन करने के लिए हमको क्या रेडी रहना चाहिए। पहली चीज़ की मेनली जो सूडान रेस्क्यू था, उसमें सूडान रेस्क्यू में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने कई सारी नई प्रॉब्लम्स को चुनौती दी, जैसे इंटेलिजेंस हमारा फेल रहा, वो बहुत वीक रहा, और रनवे जो था वो रफली था, उसका कोई बेहतरीन रनवे था नहीं लैंडिंग के लिए। इसके बाद जो टॉप क्लास के एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हमको सही करना चाहिए। जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल नाइट विजन है, जो रात में जो देखने की क्षमता से युक्त जो नाइट विजन ऑपरेशन किया जाता है, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नाइट विजन गूगल्स की कैपेसिटी होना चाहिए। और वास्तव में ये सब जो है हमारे जो कॉन्फिडेंस हैं पहुंच का, रात में जो ऑपरेशन ये सब किए जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन हो या कोई अन्य ऑपरेशन हो जैसे एयर स्ट्राइक वगैरह हो, तो ये सब ऑपरेशंस के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। ये मेन बात ये कहते हैं कि इनका जो नाइट विजन गूगल्स होता है ये सब बहुत मैटर करता है डार्क नाइट में, और हमारी जो नेशनल पॉलिसीज़ है उसमें इसको देखना चाहिए, उसमें जो है इसको शामिल किया जाना चाहिए। और यही सब बातें इन्होंने पूरा का पूरा लिखा है, कोई ख़ास मसला नहीं है, इन्होंने तरह तरह के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो जितना इम्पोर्टेंट था उतना मैंने बताया। आइए जो मेन यहाँ पर है ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, गारंटेड पेंशन इज़ नॉट बैड इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर देखिए बात किसकी की जा रही है। ये जो अभी पेंशन है भारत सरकार के द्वारा जो रिटायर होने के पहले पेंशन दिया जाता था, उसकी बात की जा रही है। और बात इसकी भी की जा रही है गारंटेड
पेंशन इज नॉट बैड इकोनॉमिक्स, जो गारंटीकृत पेंशन है वो इकोनॉमी के लिए बैड नहीं है। तो इस आर्टिकल में क्या है पूरा, आइए हम लोग देखते हैं। विथ मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स, अभी क्या हुआ कि हाल ही में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में विपक्ष जो सरकार है, पार्टीज है, वो कैसे जीते, उसकी जीतने की प्रथा क्या है, सारे मुद्दे तो खेल चुकी है। अब एक मुद्दा बचा था पेंशन का, तो पेंशन कैसे खेले। उन्होंने कह दिया कि अगर हम आएंगे तो पुरानी वाली पेंशन फिर से लागू करेंगे। अब अगर पुरानी वाली पेंशन लागू करने की बात की गई है तो जो कर्मचारी हैं, जाहिर सी बात है उसी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि वो पुरानी वाली पेंशन की बात कर रही है तो सरकार ऑलरेडी बन जाएगी। तो वही बात इसमें की गई है कि पुरानी पेंशन नई पेंशन में क्या डिफरेंस है, कौन सी पेंशन लागू करना चाहिए, कौन सा नहीं, और कर्मचारियों को क्या ध्यान देना चाहिए, पूरे आर्टिकल में वही बातें की जा रही हैं। कि कई सारी जो सरकारें हैं अभी अनाउंस की कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस पुनः हम रिवर्जन करेंगे, उसको लेकर के आएंगे नए तरीके से। और कुछ जो सरकारें हैं अभी इस पर विचार कर रही हैं सेम, कि अभी ये जो डिबेट हो रहा है पेंशन के ऊपर, ये बहुत गर्म मुद्दा है। कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिस्ट तर्क दे रहे हैं। भाई जब आप इकोनॉमिस्ट से तर्क की बात करेंगे तो केवल और केवल एक ही मुद्दा आपसे बात करेंगे, एक ही टॉपिक पर आपसे बात करेंगे कि जो इकोनॉमी के ऊपर बर्डन होता है वो नहीं होना चाहिए। और वही यहाँ पर कहा गया है कि जो मोस्ट इकोनॉमिक हैं वो जो है तर्क दे रहे हैं कि बैड इकोनॉमिक्स जो ऑन एटलीस्ट टू ग्राउंड, यह दो आधार पर जो है बैड इकोनॉमी है। पहला कौन सा आधार, वो कह रहे हैं कि यह बर्डन है, इस पर जो है स्टेट जो है अनावश्यक तरीके से पेंशन का जो बोझ है वो पहने हुए है, और यह फिजिकली अनसस्टेनेबल है, मतलब फिजिकली रूप से यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है, या सतत नहीं है, यह बैड है इन द मीडियम, और ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बैड है। और दूसरा ये कहते हैं कि यह जो बजट में एलोकेशन किया जा रहा है वो केवल और केवल वेलफेयर एक्सपेंडिचर और जो पुअर को एलोकेट किया जा रहा है, जो सीमांत सेक्शन को एलोकेट किया जाता है बजट में, उसके ऊपर ये अनावश्यक रूप से प्रेशर डाल रहा है। ये तो इकोनॉमिस्ट का जो है तर्क है। भाई इकोनॉमिस्ट है, तर्क तो देंगे ही देंगे। इसीलिए वो तर्क देते हैं कि यह जो इलिट वर्किंग, इससे जो गेन होता है, इससे जो प्रॉफिट होता है, वो केवल इलिट वर्कर्स लाभ प्राप्त करता है, और यह कॉस्ट ऑफ और किसकी कीमत पर लागू करता है, जो छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं। इन्होंने उसकी तुलना छोटे भाई से की, छोटे भाई की जो इनकम्स होती है उनके तर्ज पर यह उनकी कीमत पर केवल और केवल उनको ही लाभान्वित करता है, बाकी जो मजदूर वर्ग होते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम से उनको कोई ये लाभ नहीं दे रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों तर्कों को देखा जाए तो ये दोनों तर्क तब काम देते हैं जब फिजिकल रेवेन्यू जो है फिक्स्ड हो। पहली चीज़ की जो वित्तीय रेवेन्यू होता है वो फिक्स होने की बात कही गई हो, जिसमें विच नॉट बी द केस इफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के अधिकार सही हैं, गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता है अगर वो सही है, तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। इसके बावजूद गवर्नमेंट को आवश्यक रूप से जो व्यय किया जाता है उसको तर्कसंगत बनाना चाहिए। और कैसे तर्कसंगत बनाएगा वो आगे इसकी व्याख्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को जो है जो तर्कसंगत टैक्स लगाना चाहिए। अब इसके तर्कसंगत टैक्स में ये कह रहे हैं कि भारत में तो पहली चीज़ की जो विरासत में टैक्स है और जो वेल्थ टैक्स है, ये भारत में पहले से कोई मौजूद नहीं है, और इस पर इसको छोड़ देना चाहिए। इस पार्ट को वही टैक्स लगाने की बात करें कि अगर तर्कसंगत टैक्स लगाना चाहिए तो इन दोनों को तो अलग कर दो। कौन सा, एक विरासत में टैक्स, एक संपत्ति कर, इन दोनों से अलग होकर के बात करो। फिर कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर वर्कर्स, पब्लिक सेक्टर जो है वो पूछ रही है कि गारंटेड पेंशन किसके स्थान पर, न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर, जो न्यू पेंशन स्कीम था उसके स्थान पर जो गारंटीकृत पेंशन देने की बात की जा रही है, और जिसमें जो फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर, जो मार्केट के रिटर्न होते हैं, जो बाजार में मार्केट रेट की बात की जाती है, मार्केट में क्या रिटर्न है क्या नहीं, उस पर पंक्चुएट कर रहा है। एक बार उतरता है, मतलब उतरता चढ़ता रहता है। तो
ये वही गारंटीकृत, अब आपको यहाँ समझना है कि गारंटीकृत पेंशन में बात क्या की जा रही है, ये आपको यहाँ पर समझने का मतलब गारंटीकृत पेंशन क्या होता है। न्यू स्कीम पेंशन की जगह ये लाया जा रहा है, लेकिन गारंटीकृत पेंशन में क्या दिया जा रहा है, मार्केट से रिटर्न के आधार पर दिया जा रहा है और इसमें फंक्चुएट करता रहता है, मतलब उतरता चढ़ता है। और फिर दे आर नॉट फ्री लोडर्स, और ये जो पेंशनर हैं, जो कर्मचारी हैं जो पेंशन ले रहे हैं, वो पहली चीज़ की वो राज्य से तो मुफ्त में पेंशन ले नहीं रहे हैं, वो रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन लेते हैं और स्टेट को जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होते तब तक वो स्टेट को फंड भी देते रहते हैं, तो उन्हीं में से तो पेंशन आता है। फिर वी बिलीव दैट, हम ये मानते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वे अपने वर्किंग लाइफ के दौरान जब वे सेवा में रहते हैं तो अपने पेंशन्स के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें अंश देते हैं, उसमें जो है सहयोग देते हैं, और एम्प्लॉइज़ का जो वेतन होता है उसमें से घटा करके उनका पेंशन निर्धारित किया जाता है। लेकिन यह जो गारंटीकृत पेंशन उनको आप दे रहे हैं रिटायर होने के बाद अभी जो दिया जा रहा है, ये द वर्कर्स वुड, ये वर्कर्स जो है बहुत ही आसानी से इच्छापूर्वक एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूटरी गारंटेड पेंशन स्कीम्स है उसका खांचा वे अपने उपस्थिति के दौरान जिसमें वे सहयोग दे रहे हैं, सीजीपीएस का मतलब होता है कंट्रीब्यूटरी गारंटेड पेंशंस, इसमें ये जो है वर्कर्स जो है सहयोग दे रहे हैं। और यही जो है इनमें इनकी उपस्थिति की बात कर रहा है कि ये जो सीजीपीएस है इसमें तो इनके पेंशन्स का हिस्सा आ रहा है। फिर ये हिस्सा कितना आ रहा है कि एम्प्लॉइज़ जो है लगातार उसमें अपना जो मूलभूत पेमेंट होता है मंथली उसका 10% इसमें वो अंश देते हैं, 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये अब एनपीएस के अंडर में है। लेकिन जो स्टेट पेंशन देने की बात कर रहा है, जो अंतिम महीने का उनका जो जब वो रिटायर होते हैं उनकी सैलरी में उनका जो पेंशन बन रहा है 50% देने का वादा करता है राज्य, और जिसमें एडजस्ट मुद्रास्फीति को किया जा रहा है, मतलब इन्फ्लेशन को किया जा रहा है, और यह एग्जैक्टली ओपीएस की तरह व्यवहार कर रहा है, मतलब जैसे ओपीएस था वैसा कर रहा है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर डिफरेंस की बात की जा रही है कि द क्रिटिकली डिफरेंस, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण डिफरेंस है वो क्या है ओपीएस और सीजीपीएस के बीच। ओपीएस एंड सीजीपीएस इज दैट ए लार्ज पार्ट ऑफ द, देखिए ओपीएस और सीजीपीएस के बीच जो डिफरेंस है वो कहा जा रहा है कि द सीजीपीएस इज दैट लार्ज पार्ट ऑफ द लेटर विल बी फंडेड बाय द एम्प्लॉय। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सीजीपीएस है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके द्वारा दिया जाएगा, और जो ओपीएस था उसमें पहले कोई कंट्रीब्यूट नहीं दिया जाता था। एंड स्टेट पेस एज अगेंस्ट नो कंट्रीब्यूशन इन द फार्मर, इसके पहले जो है कोई उसमें योगदान नहीं दिया जाता था इसके अगेंस्ट में, और स्टेट जो है वो एडिशनल बैलेंस दे रहा है, स्टेट जो पेश करता है वो अतिरिक्त बैलेंस करता है, और अतिरिक्त बैलेंस में दोनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि 50% जो गारंटी पेंशन्स है वो मार्केट निर्धारित करता है, यानी कि जो मार्केट के द्वारा निर्धारित पेंशन्स है और जो राज्य गारंटीकृत 50% दे रहा है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वही एडिशनल बैलेंस है, और वही स्टेट जो है पेश कर रहा है, वही स्टेट देता है। अगर इसके विपरीत दूसरी तरीके से देखें तो मार्केट का जो रिटर्न है अगर वो अच्छा है, मार्केट जो रिटर्न आ रहा है अगर वो अच्छा है, तब तो स्टेट क्या काम करता है कि जितना लाभ मिलता है उसको अपने जेब में डाल लेता है। लेकिन अगर मार्केट रिटर्न अगेंस्ट है लाभ के और ऊंचा नहीं है, नहीं आ रहा है, लोअर है, तो उसको क्या काम करता है कि उसका जो बर्डन है वो सीजीपीएस कर्मचारियों के ऊपर डाल देता है, मतलब जो वहाँ पे सीजीपीएस कंपेयर टू द एनपीएस, तो सीजीपीएस के ऊपर उसका बर्डन वो डाल देता है, और मे बी मार्जिनल, और वो मार्जिनल हो सकता है। फिर कहते हैं इसके बाद जो इकोनॉमिक रूप से तर्क दिया जाता है एनपीएस के बदले में कि रिटर्न जो है वो हर समय मार्केट में समान स्थिति में नहीं होता है, और जो एक्चुअली टर्न है वो ओपीएस से बेटर था, ये ओल्ड पेंशन स्कीम से इसका जो है रिटर्न एनपीएस का ये बेटर था। लेकिन इसमें
पॉइंट जो उठाया जा रहा है वह ये है कि क्यों जो है पूरा का पूरा बर्डन वो इम्प्लाई के ऊपर डाला जाता है और उसका जो नियुक्ता है, जो इम्प्लाई को नियुक्त करता है उसमें उसका हिस्सा नहीं दिया जाता उस बर्डन का। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब मार्केट के ऊपर तो सरकार जो पेश कर रही है, यहाँ पर आपको जो समझने की बात की जा रही है कि सरकार जो पेश कर रही है वो गारंटीकृत जो 50% पेंशन है, पहली चीज़ को मार्केट डिटरमाइंड पेंशन है, मार्केट द्वारा निर्धारित पेंशन, और जो यहाँ पर 50% गारंटीकृत पेंशन है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है सरकार वही पेश कर रही है। और अगर मार्केट में पैसा लगाया गया है, मार्केट से अच्छा रिटर्न आता है तो सरकार उसको तो अपने जेब में डाल लेती है, लेकिन जब मार्केट से रिटर्न कम मिलता है तो यहाँ पर उसका जो कारभार है, उसका जो बर्डन है वो इन कर्मचारियों के ऊपर डाल दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? फिर यहाँ पर जो ये चार्ट है, यहाँ पर चार्ट कंपेयर कर रहे हैं कुछ, वहाँ पर 3 तरीके की जो स्कीम्स है, ओपीएस, सीजीपीएस और एनपीएस। अब ये ओपीएस को 100 मान लेते हैं और कहते हैं कि हम एनपीएस का जो एनपीएस राजकोष है उसका 40% वार्षिक ले रहे हैं, और किसी कर्मचारी को देने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंड करता है दो रिटर्न पर, एक 9% पे जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न करेंटली प्रिवलिंग, जो करंट में एवरेज रेट दिया जा रहा है सामान्य रूप से, और जो हाइपोथेटिकल होता है, मतलब जब सामान्य स्थिति नहीं रहती, सब कुछ बहुत बेहतरीन है, तो वहाँ पर 12% दिया जा रहा है। और एक यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए कि जो कैलकुलेटिंग किया जाता है, जो गणना की जाती है पेंशन की, वो केवल 40% राजकोष की क्यों की जाती है, क्यों पूरे पे नहीं की जाती, क्यों पूरे कोष पे नहीं की जाती? तो इसके ये 2 कारण बता रहे हैं। एक बता रहे हैं कि जो अपर लिमिट होती है कि आप अपने पेंशन से, पेंशन का जो राजकोष होता है उससे रिटायरमेंट के समय कितना खींच सकते हैं, और जो कि 60% है। और करेंटली जो ओपीएस है वह पेंशन से अगर दूर रखते हैं, जिसका जो कंपोनेंट है योगदान करने का प्रोविडेंट फंड में, सीपीएफ में, वो ऑलमोस्ट 60% है पेंशन्स का। तो जो ये एनपीएस का 60% है। दूसरे शब्दों में कहें तो सीपीएफ जो है, ओपीएस का सीपीएफ वो 60% जो है आपका कैंसिल करता है, विड्रॉल करता है एनपीएस राजकोष से। तो यही यहाँ पर ये देखिए आईडीएम यूज हुआ है, एप्पल शुड बी कंपेयर्ड विथ एप्पल, मतलब कि एप्पल की तुलना एप्पल से ही कर दे रहे हैं। विच इज व्हाट विच चार्ट डज, मतलब ये चार्ट आपको क्या इंगित कर रहा है? 2 थिंग्स स्टैंड आउट फ्रॉम द चार्ट। यहाँ पर सीधा सीधा जो चार्ट है वो 2 बातों पर विचार कर रहा है, 2 बातों को खड़ा कर रहा है। फर्स्टली, जब मार्केट में रिटर्न 9% होता है तो स्टेट जो है वो गैप में 28 देता है, लेकिन जब रिटर्न 12% रहता है तो जो एक्स्ट्रा 58 आता है उसको अपने पॉकेट में क्यों डाल देता है? पहली चीज़ तो यही पे ये बात खड़ा कर रहा है। दूसरा, जो सीजीपीएस के अंतर्गत जो बर्डन पड़ रहा है केवल और केवल एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूटिंग पार्ट पर, वो एग्जैक्टली एनपीएस के समान है। तो सीजीपीएस जो है वो गारंटीकृत पेंशन दे रहा है एम्प्लॉय को बिना किसी अतिरिक्त राजकोष पर दबाव डाले हुए, आवश्यक दबाव डाले हुए। यहाँ पर जो सरकार के अफ्यू राइडर्स, यहाँ पर जो सरकार के समर्थक होते हैं, वे सरकार की इस स्कीम को जो 30% गारंटीकृत पेंशन देने की बात कह रहे हैं, नॉट 50%, वो सरकार की इस बात को बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है 30% गारंटीकृत पेंशन देने के बात पर के आ रही है, जो अंतिम सैलरी पर आप रिटायर्स होते हैं, और यह इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए ये बहुत ही अनुचित है। यहाँ पर सरकार की आलोचना की जा रही है कि ये जो आप दे रहे हैं 30%, और उसमें इन्फ्लेशन जो है एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है, अनफेयर है। और ये 2 मुद्दे गिनाते हैं कि क्यों अनफेयर है। फर्स्टली, 30% फिक्स्ड जो पेंशन है वो केवल और केवल एम्प्लॉय को जो आप दे रहे हैं वो लेस है। किससे लेस है? एनपीएस में जो दिया जाता था उससे लेस है। और दूसरा, एनपीएस जो है इन्फ्लेशन को कवर करता था। क्यों? क्योंकि सामान्य शर्तों के अधीन जब रिटर्न ऊंचा रहता था इन्फ्लेशन का, तब भी जो है एनपीएस उसको कवर करता था। लेकिन जो इन्फ्लेशन की सूची होती है, जो मुद्रास्फीति की सूची होती है, उसका दाम उठ रहा है, और 30% आप पेंशन दे रहे हो, गारंटी के साथ दे रहे हो, तो ये जो लोअर अमाउंट है, ये लोअर अमाउंट तो मुद्रास्फीति की जो है, मुद्रास्फीति अगर ऊंची है तो ये इसको कवर पहली चीज़ की कर नहीं रहा है, और ये गिर रहा है। और इसके बाद रिटायर होने के बाद आप 30% इतनी कम राशि पे दे रहे हो,
अगर ये एक तरीके से एम्प्लॉइज़ के ऊपर जो है दोहरी मार है। क्यों? क्योंकि एक तो आप 30% की कम राशि दे रहे हो और दूसरा जो है उस पे क्या कर रहे हो, इन्फ्लेशन भी कवर नहीं कर रहे हो। और इसके पहले जो एनपीएस था वो इन्फ्लेशन कवर नहीं करता था, लेकिन उसमें जो ऊंची राशि दी जाती थी वो पूरा का पूरा इन्फ्लेशन चाहे जितना ऊंचा हो जाता था उसको कवर कर देती थी। तो इनका कहना है कि आवर प्रपोजल ऑफ इन्फ्लेशन, जो हमारा जो पर्पज है, जो प्रस्ताव है इन्फ्लेशन की सूची को लेकर के, वो सीजीपीएस का 50% होना चाहिए ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन एड्रेस। जो लास्ट सैलरी है, जो अंतिम महीने की जो सैलरी होती है, अगर उसको देखा जाए तो उसका 50% सीजीपीएस होना चाहिए। बोथ दीज इशूज विदाउट एडिंग टू द फिजिकल, और ये भी कह रहे हैं कि बिना फिजिकल बर्डन के होना चाहिए, उस पर कोई फिजिकल बर्डन नहीं होना चाहिए। और एक अनुमान से कि सरकार जो है इसको कट नहीं कर सकती, और कहाँ नहीं कर सकती, सोशल वेलफेयर स्कीम में कट नहीं कर सकती। और इस हिसाब से इसको 50% कर लेना चाहिए। और स्टेक होल्डर्स की यह सारे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सभी के लिए यह बहुत ही बेहतरीन तंगती जीत है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो आपका था ये गारंटीकृत पेंशन की बात था कि सरकार जो है गारंटीकृत पेंशन कैसे दे। गारंटीकृत पेंशन की बात जो कही गई है उसमें यही बात कही गई है कि जो 30% दी जाती है, पहली चीज़ की सरकार के द्वारा सीजीपीएस का 50% दिया जाना चाहिए। और उसमें इस हिसाब से सरकार को जो सुझाव दिया जा रहा है कि उसको मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना चाहिए। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के साथ साथ आप जो है उसका फिजिकली बर्डन सोशल वेलफेयर, पुअर वेलफेयर के ऊपर नहीं डाल सकते हो, आपको ये करना चाहिए। और फिर देखिए यहाँ पर वही न्यूज निकल करके सामने आई, यूरोप यूजेस इंडिया चाइना टू गेट रशियन ऑयल डिस्पाइट सैंक्शन। इसमें बात क्या कही जा रही है, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको न्यूज में बताया था, बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पर कि यूरोप यूज कर रहा है भारत को, चाइना को, रशियन ऑयल डिस्पाउट सैंक्शंस के बाद। मतलब कि जो यूक्रेन में हुआ क्या कि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हुआ और यूक्रेन के समर्थक थे यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पहले से ही रसिया के ऊपर खिसियाए थे। अब रसिया के ऊपर, रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो जाने से सारा आरोप रसिया के ऊपर लगा और इनके द्वारा सेक्शन पे सेक्शन, सेक्शंस पे सेक्शंस, प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और तेल की आवश्यकता सभी को है। अब तेल अगर खुद खरीदेंगे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका तो पूरे विश्व में इनकी बदनामी होगी कि एक तरफ आप सेंक्शन लगा रहे हो, दूसरी तरफ तेल क्यों खरीद रहे हो। तो इन लोगों ने एक बचाव का मार्ग निकाला, लूप होल निकाला। अब वही लूप होल की बात करते हैं हम। द हिंदू ब्यूरो से ये पूरा निकला हुआ है, डाटा का एनालिसिस है। द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर हैज पब्लिश्ड, जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर है एनर्जी और क्लीन एयर का, उसने एक डाटा पब्लिश किया और उसके अध्ययन में यह हाईलाइट किया कि बचने का मार्ग खोजा गया है बहुत सक्षम तरीके से यूरोपियन यूनियन, G7 राष्ट्र में और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। जो इनडायरेक्टली ऑप्टेन किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है रसिया से तेल, वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, इंडिया और चाइना के माध्यम से रसिया से इनडायरेक्टली तेल प्राप्त किया जा रहा है। और कौन प्राप्त कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं, G7 नेशन के अधिकांश देश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो ये सब देश जो है रसिया से तेल प्राप्त कर रहे हैं और रसिया से तेल प्राप्त कर रहे हैं डिस्पाइंग हैविंग बैंड आर रिस्ट्रिक्टेड। जो रसिया के क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट था उसके आयात पर जो बैन लगाया गया था, जो रिस्ट्रिक्टेड लगाया गया था, उसके बावजूद ये सब उनसे तेल प्राप्त कर रहे हैं इंडिया और चाइना के माध्यम से। और यूरोपियन यूनियन जो है वो प्राइस कैलकुलेशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट था। जो मूल्य गठबंधन होता है उसका जो पार्ट होता है वो यूरोपियन यूनियन एक उसका बहुत बड़ा पार्ट था। उसने बैन किया था जो समुद्र के रास्ते से रसिया से क्रूड ऑयल आते हैं वो, और जो मूल्य बंधन होता है वो $60 दिसंबर 5 को 2022 में वो तय किया गया था। इसके बावजूद जो कंट्रीज होती है वो इस सीमा को क्रॉस कर गई और जो इनटेक प्रोसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है राष्ट्रों से प्राप्त करने का, इस सीमा को क्रॉस करते हुए, इस सेंक्शंस को क्रॉस करते हुए, प्राइस कैप कोलेशंस को क्रॉस करते हुए उसने तेल को बाकायदा आयात किया, बाकायदा तेल लिया।
प्राइमरी इंपोर्ट्स किया रसिया से, क्रूड ऑयल किया, और फिर इसमें जो है ये जो तेल प्राप्त करने का तरीका है, ये सैंक्शंस को जो रसिया के ऊपर लगाए गए हैं वो वीक कर सकते हैं, वो वीक कर दिए हैं, ऐसा रिपोर्टर ऑब्जर्व करते हैं। तो तुम ऑब्जर्व करो, उससे क्या, जिसको जो ज़रूरत होगी वो खरीदेगा। ये कह रहे हैं कि एक ईयर अगर रसिया को यूक्रेन में हो गए और प्राइस कैप जो रिस्ट्रिक्शंस था $60 दिसंबर 5, 2022 में, वो बढ़ गया, और उनके इंपोर्ट्स के कारण जो बढ़ रहा है, ऑयल प्रोडक्ट्स कहाँ से लिया जा रहा है, चाइना से, इंडिया से, टर्की से, यूएई से, सिंगापुर से। ये 5 जो राष्ट्र हैं ये लैंड रोमेट के नाम से जाने जाते हैं। लैंड रोमेट का मतलब होता है काले धन को वैध बनाना। यहाँ पर जो काला धन को वैध बनाने की बात की जा रही है वो बात ये है कि जो रसिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, और इस सैंक्शन के बावजूद रसिया इंडिया को और इन 5 देशों को तेल आयात करता है, और ये इंडिया में जो अहमदाबाद में रिफाइनरी इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं पेट्रोलियम के और तेल के, वहाँ से तेल को परिष्कृत करके यूरोपियन कंट्रीज़ को ये इंपोर्ट करता है। यहाँ पर लैंड मार्ट जो है, लैंड रोमेट इस सेंस में आया हुआ है। जो लैंड रोमेट कंट्रीज जो है इंपोर्ट करते हैं रसिया से बहुत सारे क्रूड ऑयल। अब यहाँ पर कंपैरिजन की बात की जा रही है कि चाइना जो है 39.8 मिलियन टन जो है एक साल में इन्वेंशन जो है 39.8 मिलियन टन से 57.7 मिलियन टन एक साल में इंपोर्ट किया। फिर इसके बाद इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया जो है 3.85 मिलियन टन से 55.9 मिलियन टन तक जो है इसको इंपोर्ट किया। फिर इसके बाद ग्रोथ जो है रसिया का जो है वो अगर 5 देशों के देखा जाए तो 140% जाकर के ग्रोथ हुआ है, और जो 48.2 बिलियन यूरोपियन यूनियन जो है इसमें जो है इंक्रीज किए गए हैं। फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वही आर्टिकल का आंकड़ा यहाँ पर देखिए, ये चार्ट दिखा रहे हैं। चार्ट फर्स्ट में 1 ईयर बिफोर इन्वेंशन कितना था, और 1 ईयर आफ्टर पहले 39.8 था, फिर 57.73 हुआ, फिर इंडिया का पहले 3.85 था, फिर 55.9 हुआ, फिर टर्की का 11.12 था, फिर 17.39 हुआ, फिर यूएई का 1 था, फिर ऐसे ऐसे हुआ। फिर यहाँ पर चार्ट 2 में जो है मंथली के आंकड़े दर्शाया जा रहा है कि जो मंथली ऑयल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है वो 1000 टन पर डे होता है। और जो ये 5 कंट्रीज़ हैं, ये प्राइस कैलकुलेशन कंट्रीज़, ये जो है यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इंडिया का ये देखिए दिसंबर 2022, और फिर ये 24 फरवरी 2022 से लेकर के 5 दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये पर डे जो है 1000 मिलियन टन का ऑयल प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट्स करते हैं। और फिर यहाँ पर ये थर्ड बात की जा रही है, और यहाँ पर ये चार्ट जो दिखाया गया है ये देखिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया 3.7 यानी कि 3.7 मिलियन टन लार्जेस्ट जो आयात करता था वो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट किया है ऑयल प्रोडक्ट को। और प्राइस कैलकुलेशन कंट्रीज को जब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है प्राइस कैलकुलेशन का 1 साल पहले जो क्रूड ऑयल का, और यही बात चाइना के सामने जो है, चाइना ने 3 मिलियन टन का जो है एक्सपोर्ट किया है रसियंस का। फिर यही सारी बात कही गई कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है इंपोर्ट ऑयल का खरीदने के लिए, और 9.1 मिलियन टन जो है उसने खरीदा है। फिर चार्ट थर्ड जो है ये सब प्राइस कैलकुलेशन से कंट्री को दिखा रहे हैं कि ये जो है 1 साल में कितना क्रूड ऑयल ये मिलियन टन्स में इन्होंने किया है। तो कहने का मतलब इस आर्टिकल का फ्रेंड्स इतना है कि रसिया के ऊपर तो सेंक्शन लगा ही लगा है, यूरोपियन यूनियन भी सेंक्शन लगाए हैं, अमेरिका भी सेंक्शन लगा रहा है, लेकिन सेंक्शंस के बावजूद हो क्या रहा है, जिसने सेंक्शन लगाया है वही इनडायरेक्टली तरीके से इंडिया चाइना से जो है तेल खरीद रहा है। ये जो है सेंक्शंस को वीक कर रहे हैं, और ये ठीक नहीं है, और इस सेंक्शंस को हटा दे रहे हैं, उससे अधिक मात्रा में ये आयात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा ये आर्टिकल आपका जो है कंप्लीट हुआ, और ये आर्टिकल आज जो था इस पर आधारित आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा, और इस पर जो क्वेश्चंस है 1 ही 2 क्वेश्चंस बनेंगे। अब फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस हम देते हैं उसको आप लोग बेहतरीन ढंग से फॉलो कीजिए, और जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के पास संसाधन अवेलेबल नहीं हैं, या जो लोग हिंदी में नहीं पढ़ पा रहे हैं,
वो लोग इससे जुड़े। यहाँ पर पूरा का पूरा हम हिंदी में एनालिसिस करते हैं और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।